So hey guys and welcome back to the channel. In this video we are doing class 11 biology का first chapter the living world. तो बहुत ही ज़्यादा simple and easy chapter है and this may be the part 1 of that video of explanation of the chapter. ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको चैप्टर समझना है तो सबसे पहले आपको चैप्टर के नाम से उसे समझना है, राइट। सबसे पहले क्या है यहाँ पर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब हमें पता है देश, देश, हाँ। लिविंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले विच पोजेस लाइफ, जिसके पास लाइफ है, ठीक है। द पर्सन जो जिंदा है, ठीक है, वो हम बोलेंगे इट इज़ अ लिविंग बीइंग। हम बोलते हैं ना इट इज़ अ लिविंग बीइंग। क्या था, द पर्सन इज़ लिविंग, विच मीन लिविंग मतलब जिसके पास लाइफ है, जो जिंदा है, या फिर वी कैन से दैट जो ज़िंदगी जी रहा है। नेक्स्ट, अब लिविंग के ही बेस पे हम देखेंगे कि अब देखो लिविंग बीइंग्स के देखेंगे हमारे पास, हमारी अर्थ में हम कह सकते हैं दो टाइप के क्रिएचर्स होते हैं। एक होते हैं लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे देयर आर टू फीचर्स विद द हेल्प ऑफ विच नॉन लिविंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लिविंग वन। कि देखो हमने दो पर्टिकुलर ऐसे फीचर ले रखे हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि मतलब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। कि पर्टिकुलर हम एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसे, हम एक पर्टिकुलर फीचर है दो, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो दो पर्टिकुलर फीचर देख लेते हैं। तो देखो जो हमारे पास दो फीचर्स हैं, ठीक है, द फीचर्स which help us to distinguish between the living organism and non living organism are, सबसे पहले है हमारे पास defining feature। डिफाइनिंग एनसीईआरटी में ये टोटली मेंशन्ड नहीं है कि दो टाइप के फीचर्स होते हैं, बट अगर आपको समझना है तो आपको इसी वे से समझना होगा। तो डिफाइनिंग फीचर होता है, दूसरा होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। फीचर लिख लेना यहाँ पे भी। तो अब देखो ये दो टाइप के फीचर होते हैं जिनकी मदद से हम बोल सकते हैं कि ये एक लिविंग बीइंग है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग बीइंग, जो भी वट एवर इट इज़। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ये हमें मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन प्लांट और ह्यूमन प्लांट एनिमल्स आर लिविंग बीइंग, ठीक है। तो उनमें ये फीचर्स होते हैं, हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। दूसरा होता है प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग्स विदाउट, इसी के साथ हम इसे ऐड करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। एनी एक्सेप्शन का मतलब क्या है, देखो मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, तो हमने क्या देखा था कि मेटल आर जैसे मेटल आर लस्ट्रस, नहीं, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड लस्ट्रस था। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर क्या था कि अब यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल मैंने बोला है कि सारे लिविंग बीइंग्स में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक भी लिविंग बीइंग में नहीं होगा, चाहे वो कोई कोमा पेशेंट हो, चाहे वो कोई बीमारी से हो रहा बंदा हो, किसी में भी वो नहीं दिखेगा, ठीक है। क्लियर है कैसे देखा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं किस किस। पहले ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी क्या होती है, नॉट सीन इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें नहीं दिखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सब बताऊंगी, वेट करो। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और एक लास्ट होता है हमारे पास कॉन्शियसनेस,
ये होता है डिफाइनिंग फीचर। देखो राइटिंग पे मत जाना, अब मैं क्या करूँगी, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एकदम हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो देख लेना आप। पहले यहाँ पर समझो क्या होता है डिफाइनिंग फीचर के अंदर। एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और तीसरा कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकन प्लेस इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म वो कैटाबॉलिज्म, वो हम देखेंगे। देखो इन सब के बारे में हम ब्रीफ में समझेंगे, पहले हम एक ओवरव्यू लेके चलते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक लिविंग बीइंग जो है, ये ऐसा डिफाइनिंग फीचर है कि अब देखो हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले, वो वाले सेल, ठीक है, जिसके अंदर सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, वो सेल होते हैं हमारे पास। क्या टेबल चेयर, माउंटेन, सैंड ड्यून्स के पास सेल होते हैं? नहीं होते हैं। रिमोट वाले सेल नहीं, जो सेल जिसके अंदर रिएक्शंस हो रही होते हैं वो सेल नहीं होते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब कि अपने सराउंडिंग्स के आसपास अवेयर होना। अगर हम एक चेयर पे कोई गर्म पतीला रख देंगे, क्या वो वहाँ से साइड हो जाएगी? नहीं होएगी। वही अगर हमारे ऊपर कोई गर्म पतीला रखेगा, हम वहाँ से साइड होएंगे। तो अपने बारे में सोचना एक टाइप का सेल्फिशनेस हम बोल सकते हैं, वो होती है कॉन्शियसनेस, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होना। और अवेयर कहाँ से होते हैं? जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग बींग्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक ये है। तीसरा कॉन्शियसनेस हो गया। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। ये ऐसे फीचर हैं प्रेजेंट इन लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे फीचर हैं जो हम इन लिविंग में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दिखते हैं, जैसे कि ग्रोथ। अब क्या चेयर में, टेबल पे ग्रोथ होती है? नहीं होती चेयर टेबल में ग्रोथ। माउंटेन में ग्रोथ होती है। कैसे ग्रोथ होती है? मतलब विजिबली हमें ग्रोथ दिखती है। जैसे कि ये है हमारे पास एक माउंटेन, ठीक है। देखो पहले ये समझो ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब भी इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन मास, जैसे अब एक छोटा बच्चा 2 साल का है, ठीक है, 3-4 साल बाद वो 5-6 साल का हो जाएगा। तो इंक्रीज इन नंबर, हाइट के अंदर इंक्रीज हुआ तो उसका मास भी बढ़ेगा। अगर 2 साल का बच्चा 4 किलो का है तो वही 7-8 साल में जाके वो 20-25 किलो का होगा। तो इंक्रीज इन मास। और ग्रोथ कैसी हुई? इंक्रीज इन नंबर। जैसे 2 पेरेंट्स ने एक ऑफस्प्रिंग को बियर किया है तो इन नंबर के अंदर इंक्रीज आया। पहले वो 2 थे, अब वो 3 हो गए, ठीक है। ये होता है इंक्रीज इन नंबर, ग्रोथ लिविंग बीइंग्स में देखी। अब नॉन लिविंग बीइंग्स में कैसी ग्रोथ होगी? जैसे सपोज सर्दियों के टाइम में क्या आ गई? स्नो आ गई। माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर स्नो आ गई। माउंटेन के ऊपर स्नो आने की वजह से उसकी हाइट, किसकी हाइट माउंटेन की हाइट पहले हमें इतनी दिख रही थी, स्नो आने के बाद वो हमें इतनी दिख रही है। तो क्या हुआ? मास इंक्रीज हुआ। अब अगर उस टाइम पे हम देखेंगे तब मास उसका कम होगा, बट स्नो आई तो वो और ज़्यादा भारी हो गया। मास के अंदर इंक्रीज आया, हाइट के अंदर इंक्रीज आया, तब यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। और एक क्या एग्जांपल होता है? एक्सेप्शन प्रेजेंट होती है। जैसे हमने देखा विदाउट एनी एक्सेप्शन, बट यहाँ पे एक्सेप्शन इज प्रेजेंट। एक्सेप्शन इज प्रेजेंट। अब एक्सेप्शन कैसे प्रेजेंट है? जैसे कि रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सेप्शन कैसे होती है? जैसे जो वर्कर बी होती है ना, वर्कर बी, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टेराइल ह्यूमन कपल होते हैं, ठीक है। एवरी ह्यूमन कपल कांट बियर अ चाइल्ड, बट वी कैन से दैट सम ह्यूमन कपल्स, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं होते एक चाइल्ड को बियर करने के लिए, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाता। एक वर्कर भी होती है, एक स्टेराइल ह्यूमन कपल होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब होता है ना कि कुछ फीमेल वगैरह वो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज लिविंग बीइंग तो वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। देखो नॉन लिविंग बीइंग्स तो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, ये चीज़ हमें पक्का पता है, बट लिविंग बीइंग्स तो रिप्रोडक्शन करते हैं। बट ये एक एक्सेप्शन केस में आ जाता है कि एवरी ह्यूमन कपल कैन नॉट बियर अ चाइल्ड। क्लियर है? आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब को मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इन 5 चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से ब्रीफ नोट में अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं ग्रोथ को। हमने पहले तो ग्रोथ का एकदम ओवरव्यू समझ लिया, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। सबसे पहले
सबसे पहले, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं ग्रोथ। ग्रोथ का हमने देख लिया, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। सबसे पहले हम ये देखेंगे इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, ग्रोथ क्या है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा हमने क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। जैसे कि हमने ईस्ट के अंदर देखे हैं अमीबा, हमने देखा है अमीबा ये होता है। तो अमीबा रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को 2 टुकड़ों में काट देता है। ठीक है, और न्यू 2 डॉटर अमीबा या 2 डॉटर सेल बना लेता है। ये होता है अमीबा। तो क्या हुआ, नंबर के अंदर इंक्रीज आया ना, पहले अमीबा 1 था, अब अमीबा 2 हो गया, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो सेल यहाँ पर डिवाइड हुआ था तो सेल का हुआ। और ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है कि जब इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर होता है तब हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। और अब हम और सिर्फ हम उसे ग्रोथ नहीं बोलते, हम बोलते हैं ये ट्विन कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के। ग्रोथ के 2 कैरेक्टर्स हैं, इंक्रीज इन मास एंड क्या था, इंक्रीज इन नंबर। तो ये ट्विन कैरेक्टर्स हैं। अब ग्रोथ, अब फिर से मैं बोलूँगी, एनसीईआरटी के अंदर एकदम सीधे से नहीं बता रखा है बट मैं आपको बता रही हूँ। ग्रोथ किस 2 टाइप की होती है, ग्रोथ आर ऑफ 2 टाइप। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंटर्नसिक ग्रोथ। फिर से नाम से देखोगे, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है हमारी, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखने को मिलती है। जैसे मैंने माउंटेन का एग्जांपल बताया था, तो वो बाहर से ग्रोथ हो रही थी, बाहर से हो रही थी ना, हमें बाहर से वो दिख रही थी, अंदर से कुछ नहीं हो रहा था, ग्रोथ बाहर से हो रही थी। इंटरनल ग्रोथ कैसी हुई, जैसे अब हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आई नो, वी नो दैट, हमें दिख रहा है कि हम अंदर से ग्रो कर रहे हैं, बट हमारा मास तो हमारे अंदर है ना। तो हमारी ग्रोथ जो हुई, ह्यूमन की, प्लांट की, एनिमल की, ये सारी ग्रोथ क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यानी कि एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ पे मिलती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। जैसे माउंटेन हो गए, सैंड ड्यूज, जो रेत के ढेर होते हैं, वो भी बढ़ते हैं राइट ग्रोथ के अंदर। ये रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। रिवर्सिबल ग्रोथ कैसे, कि देखो अब ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर स्नो आई, कुछ टाइम बाद समर आई, समर आने की वजह से स्नो जो है वो पिघल गई। ठीक है, फिर से हट गई, तो माउंटेन वैसा हो गया। तो ये क्या हुआ, इसका जो मास बड़ा था वो रिवर्स आ गया, नीचे आ गया, रिवर्सिबल ग्रोथ हुई है। अब यहाँ भी इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। अगर मैं बढ़ती जा रही हूँ, ठीक है, अगर हमारे ईयर बढ़ रहे हैं, हमारा मास बढ़ रहा है, कि हमारा मास हमारे नंबर्स मतलब वो वापस आ सकते हैं। अगर मैं पहले इतनी थी, ठीक है, और मैं फिर इतनी हो गई, तो क्या मैं वापस इतनी आ सकती हूँ, नहीं। तो ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, इन सब की ग्रोथ रिवर्सिबल ग्रोथ नहीं होती है, ये इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर की ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखती है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक्सटर्नल ग्रोथ यानी कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो कि माउंटेन्स एंड ड्यूज में दिखती है, और इंटरनल ग्रोथ यानी इंटर्नसिक ग्रोथ जो कि हमें ह्यूमन, प्लांट, एनिमल में दिखती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और दूसरे वाली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिप्रोडक्शन। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देन यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो एबल है, ठीक है, अपना ऑफस्प्रिंग यानी कि अपना बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि उसी की तरह होता है, यानी कि एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल ले तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये होती है हमारे पास 2 पेरेंट बॉडी, ठीक है, फ्यूज़न होने की वजह से एक नया ये बनता है, जिसे हम जाइगोट, एम्ब्रियो, फोटस, इतने सारी चीज़ें बोलते हैं। तो ऑफस्प्रिंग क्या होता है, जो यंग वन बना है, जो यंग वन बना है वो होता है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अपने ही तरह को ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ये एबिलिटी है रिप्रोडक्शन एक ऐसी। नेक्स्ट क्या है, एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। अब देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सपोज दुनिया के अंदर 2 ही 4 पेरेंट्स हैं, ठीक है, 4 पेरेंट बॉडी है, तो अगर ये अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है, देन ये हो जाएगा, देन अनदर हो जाएगा, ये सब हो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये 4 लगा लो, ये 4 100 साल जी लेंगे, इससे ज़्यादा जी लेंगे क्या, नहीं जिएंगे। तो क्या होता है, ये मर जाएंगे, तो स्पीशीज़ का ही एंड हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीशीज़। तो इसीलिए
ये क्या होता है, एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, कि अगर हमें स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी रखनी है, हमें स्पीशीज़ को पूरे एकदम एकदम एक्सटेंड नहीं करना है, तब इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब अब हमने ये 10th के अंदर बहुत अच्छी तरह आई थिंक पढ़ा है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल क्या होती है। फिर भी जो NCERT में दे रखा है उसके हिसाब से पहले हम देखते हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो हमने सेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में पढ़ रखा है, बट अगर अब हम एक ओवरव्यू लेंगे तो क्या है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। एज एन एग्जांपल अमीबा, यीस्ट, अमीबा रुक जाओ खींच नहीं रहा ना ये, अमीबा, यीस्ट, ये सब कौन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये क्या कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब हम अमीबा का एग्जांपल भी लेंगे, यीस्ट का भी लेंगे। पहले देखो अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या कर रहा है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो वो अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देता है, अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देता है और दो नए डॉटर अमीबा या डॉटर सेल बना लेता है। यही करता है ना अमीबा। तो अब हमने यहाँ पर लिखा है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, जिन्हें हम क्लोन्स भी बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो दो पेरेंट बॉडी होती है XX/SY, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये कुछ इस तरह से फ्यूज़न होती है इनकी, XX बनता है या XY बनता है, ठीक है, इस तरह से कुछ फ्यूज़न होती है। अब क्या है, देखो यहाँ पर एक ही पेरेंट है, वो दो हिस्सों में टूट रहा है, तो उन दोनों हिस्सों में सिर्फ उस पेरेंट के ही करेक्टर्स, जीन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि जब पेरेंट ही एक है। अब यहाँ पर दो पेरेंट है, ऑफस्प्रिंग जो है वो बनने वाला तो एक ही है, पेरेंट दो, ऑफस्प्रिंग एक, XX हो चाहे वो XY हो, व्हाटएवर इट इज। तो क्या है, दो जो पेरेंट हैं वो एक ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। तो इस ऑफस्प्रिंग जो बना है इसके अंदर कुछ जीन्स या कुछ जेनेटिक मटेरियल यहाँ से आएगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल यहाँ से आएगा। तो ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि अब दो जने एक चीज़ को बना रहे हैं तो वो डिफरेंट होंगे। अगर एक ही जना दो चीज़ को बना रहा है तो वो सेम होंगी। तो यहाँ पर इसलिए आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं, जिन्हें हम क्लोन्स बोलते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम होते हैं पेरेंट बॉडी जैसे। दूसरा है, ये मेथड बहुत सिंपल होता है, ईजी होता है, चाहे वो रीजनरेशन हो, फ्रेगमेंटेशन हो, स्पोर फॉर्मेशन हो और बडिंग हो, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सब हो। तो ये बहुत इजी मेथड होता है, बट यहाँ पर ये मेथड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। मे बी पेन ऑल्सो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, ठीक है। फ्यूजन होना मतलब इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड, स्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो इसने तो 1 सेकंड में अपने आप को तोड़ लिया। पहले देखो ये दोनों फ्यूज़ होंगे, देन वो जाइगोट में जाएगा, एम्ब्रियो में जाएगा, फिर 9 महीने लगते हैं तो यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा या यीस्ट में होता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में ये होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, आपकी NCERT के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है, तो पहले हम एक बार उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो मेनली यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता ही है क्या होती है ह्यूमंस के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देखो हमें पता है फिजन होती है, 10th के अंदर हमने पढ़ा फिजन होती है। फिजन दो टाइप की होती है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बट अभी यहाँ पर बाइनरी फिजन के बारे में बता रखा है। बाइनरी फिजन अमीबा में होती है। अमीबा में कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया है, अमीबा इस शेप का होता है, ठीक है, फिर वो खुद को दो हिस्सों में तोड़ लेता है, तो ये हो गई फिजन, ठीक है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह से वो फिजन करता है। रिप्रोडक्शन उसका मेथड है जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन पता क्या होता है ना, जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं। मल्टीपल फिजन जब मल्टीपल बनते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। बडिंग क्या होता है, बडिंग यीस्ट के अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर होती है। हाइड्रा के अंदर हमने 10th में पढ़ी है, यीस्ट भी हमने 10th में पढ़ी है। यीस्ट क्या होता है, इस तरह से यीस्ट होती है, यीस्ट के ऊपर एक बड आ जाता है,
जो फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते खुद को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेता है, ये बड होता है, ठीक है। फिर वो बड़ा होते होते ग्रोथ होती है, जैसे जैसे वो फिर वो बड वो डिटैच हो जाता है बड, और जब बड डिटैच हो जाता है तो वो एज अ पेरेंट ईस्ट की तरह काम करता है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये 4 लाइनें बोल रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगेरा में होती है। स्पाइरोगेरा किस टाइप का होता है? स्पाइरोगेरा कुछ इस टाइप का होता है, 3 हिस्से उसके होते हैं। तो खुद ही स्पाइरोगेरा 3 हिस्सों में बट जाता है, देन वो एकदम यूनिक स्पाइरोगेरा बनाते हैं। यूनिक स्पाइरोगेरा इन द सेंस ये जो पेरेंट स्पाइरोगेरा था वो एकदम वैसा ही एग्जैक्ट सेम स्पाइरोगेरा बनाते हैं। और ये किसके अंदर होता है? फिलामेंटस ऑफ फंजाई। अब फ्रेगमेंट आ गया, फ्रेगमेंटेशन के अंदर में सब फिलामेंट्स आएगा। 10th के अंदर हमने ये अच्छी तरह से समझ रखे हैं ये चारों। फिर भी यहाँ पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं। फिलामेंट ऑफ फंजाई, फिलामेंट मतलब जो अब ये एक पार्ट है, ये फिलामेंट है। तो जब फंजाई के अंदर ये हो सकता है, एल्गाई के अंदर होता है, प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस यानी कि ग्रोफाइट, ब्रायोफाइट, इनके अंदर ये होता है। अब रीजनरेशन के अंदर हमें बता रखा है प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होती है। प्लेनेरिया कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ मैं बता दूँ मैं आपको, ये कुछ इस टाइप का प्लेनेरिया होता है, ठीक है। ये इस तरह से टूट जाता है, एक बॉडी इसकी ऐसे बन जाती है, इस टाइप के टूट जाता है। तो यहाँ पर फ्लैट वॉर्म के अंदर रीजनरेशन हमें देखने को मिलती है। फ्लैट वॉर्म एज एन एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख ली है। अब हम एक पॉइंट समझेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने बोला था कि करेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर हम रिप्रोडक्शन को रखते हैं, डिफाइनिंग फीचर के अंदर हम रिप्रोडक्शन को नहीं रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन होती है। बिकॉज एवरी ह्यूमन कपल कैन नॉट बियर अ चाइल्ड, ये चीज़ मैंने बोली थी। तो किस किस के अंदर एक्सेप्शन होती है? ह्यूमन स्टेराइल कपल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वर्कर बी जो होती है, अब जो छत्ता बना रही होती है ना बीज, उनके अंदर एक महारानी होती है, कुछ वर्कर बीज होती हैं, कुछ चाइल्ड को बियर करती हैं। तो जो वर्कर बी होती है वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। म्यूल जो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो 3 पॉइंट यहाँ पर लिख रखे हैं कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इसीलिए हम इसे एज एन एक्सेप्शन केस लेते हैं, बिकॉज दे कांट रिप्रोड्यूस। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन छाप रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जैसे कि 2 करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो दोनों ही म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। इंक्लूसिव आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव इवेंट मतलब कि अगर एक हो रहा है तो दूसरा भी हो रहा है, कि अगर वी कैंट से दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट अगर एक हो रहा है तो अल्टीमेटली दूसरा भी हो रहा है। एग्जाम्पल भी देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिमिल्टेनियसली टू ईच अदर। क्या है बताती हूँ, ठीक है ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा अमीबा। अमीबा ये कुछ इस टाइप का है, टूट गया, बहुत बार डायग्राम बना लिया मैंने, तो टूट गया 2 अमीबास के अंदर। तो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन की अमीबा ने या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू? तो रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर हुई, रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर हुई। एक चीज़ और देखो, इंक्रीज इन नंबर, ग्रोथ भी हुई यहाँ पर। कैसे ग्रोथ हुई? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। मास तो देखो अब हम नहीं बता सकते इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। नंबर के अंदर इंक्रीज कैसे आए? यहाँ पर 1 अमीबा था बट यहाँ पर 2 अमीबा हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए बोल सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ऐसे इंक्लूसिव इवेंट है कि अगर एक हो रहा है, अगर जैसे ये देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 1 अमीबा था, 1 अमीबा से वो 2 अमीबा आ गए, तो रिप्रोडक्शन तो हो गई, रिप्रोडक्शन तो हो ही गई। पर फिर क्या हुआ? अमीबा एक था पहले, फिर 2 डॉटर अमीबाज बन गए। क्योंकि 2 डॉटर अमीबा बन गए तो इंक्रीज इन नंबर, अगर इंक्रीज इन नंबर देन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। जैसे हमने यूनिसेलुलर के बारे में देखा है, बट यही चीज़ अगर हम से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं कि ग्रोथ हो रही है देन रिप्रोडक्शन भी हो रही है। तो ये बाहर हो रही है, इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। तो 2 ये लाइंस थी हमारी एनसीईआरटी के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, उस पर चलते हैं फिर।
तो अब हम मेटाबॉलिज्म समझ लेते हैं, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ डिफाइनिंग फीचर। दूसरा, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट ग्रोथ, कि एग्जिबिट ग्रोथ या नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सॉरी ग्रोथ लिख दिया। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं कर सकता है, क्योंकि माउंटेन के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, उनके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कैसे होगी, जब सेल होगा, सेल ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। तीसरा है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उन सब रिएक्शन के जो सब टोटल करते हैं तब हम उन्हें मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ब्रेक डाउन जैसे कि रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा था, CO2 आ रही थी, फिर H2O आ रही थी, तब जाके क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, C2O6 C2H2 क्या था, C2H12O6, हाँ, प्लस O2, ठीक है, ये बन रहा था। तो क्या हुआ, यहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई, तो एनाबॉलिज्म हुआ। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को हम तोड़ के CO2 और H2O बाहर निकालते हैं, तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो एनाबॉलिज्म के अंदर सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेकडाउन। और एक क्वेश्चन यहाँ पर NCERT ने हमसे पूछा गया है कि क्या जो रिएक्शंस हो रही हैं मेटाबॉलिज्म कैनाबॉलिज्म, जो भी है ये पूरी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एनाबॉलिज्म रिएक्शन बाहर हो सकती है, सेल के बाहर। एक बार सोचो, क्या सेल के बाहर ये रिएक्शंस हो सकती हैं, सोचो। तो देखो, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है, ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिएक्शंस हो कहाँ पे रही है, रिएक्शंस जो हैं वो हो रही हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। तो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें, सपोज वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, कैसी टेस्ट ट्यूब है ये, इस टाइप की हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मिल्क डाल दिया, जो कि लैक्टोस होता है हमारे पास, मिल्क। फिर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एंजाइम डाल दिए, लैक्टेस। तो क्या बन गया, यहाँ पर ग्लूकोज बन गया, H6C2H12O6, यही होता है मे बी, और ग्लैक्टेस बन गया, एंजाइम बाहर निकल गया। तब क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ। यहाँ पर कैटाबॉलिज्म हुआ, कैसे हुआ, एंजाइम डाल दी थी, इसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया, और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ब्रेकडाउन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया। तो कैसे मेटाबॉलिज्म हम बाहर कर सकते हैं, जब हम बाहर वैसा एनवायरनमेंट, वैसी सराउंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे जो सेल को मिल रही है, जो सेल के पास सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, जो सेल्स के पास हम बोल सकते हैं सेल के पास एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो वो सब अगर हम बाहर प्रोवाइड करवाएं, तब हम मेटाबॉलिज्म या फिर इस टाइप के रिएक्शंस को हम कर सकते हैं बाहर, ठीक है। तब अब हम चलते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि कॉन्शियसनेस है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हम इसी के अंदर कवर करेंगे। कॉन्शियसनेस क्या होता है, जब हम अपने बारे में अवेयर होते हैं, जब हमें पता है हमारी सराउंडिंग, जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जनरली वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उन सेंस ऑर्गन्स की वजह से हम अपने आप को किसी हार्मफुल चीज़ से सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अवेयर होना, सेंसिटिविटी दिखाना, वो होता है, ये मोस्ट ऑब्वियस है। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मतलब लगा लो जैसे मैंने एक गर्म चीज़ को टच किया, देन हमारी जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो जाएंगी स्पाइनल कोड के पास, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टरी ऑर्गन्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉन्शियसनेस मतलब अब अपने बारे में हम सोचते हैं जब, कि अपने बारे में अवेयर होना। अब स्टिमुलस क्या है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। स्टिमुलस 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकली जैसे अब हमने लाइट देखी, अब लगा लो एकदम से मेरे सामने एकदम बड़ी लाइट आ गई, तो मैं अपनी आइज़ को ब्लिंक करूँगी। दूसरा टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर, अगर एकदम से आंखों में पानी आता है तब हम आइज़ ब्लिंक करते हैं, ठीक है। हाथ पे लगा लो अगर गर्म पानी गिर गया, तो ये फिजिकल होते हैं। केमिकल मतलब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं,
पॉलिटेंट्स मतलब हमने पढ़ा है ना, जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा से स्टिक करके पॉलन ग्रेन जो है वो एक पॉलन ट्यूब में चेंज होता है, और जो सबसे पहले पॉलन ट्यूब जो ओव्यूल के पास पहुंचती है वो फिर ग्रो करती है एज अ फ्रूट। ठीक है, तो पॉलिटेंट्स होते हैं और जो एसिड्स होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन के अंदर एक एसिड होता है जिसकी वजह से वो पॉलन ट्यूब की चेंज हो जाते हैं। बायोलॉजिकल जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम उस चीज़ को समझते हैं। अब ये सब हो गया कॉन्शियसनेस, मतलब अपने बारे में अवेयर होना। जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं वही हमें एकदम अपील करता है कि हाउ डू वी अवेयर ऑफ आर सेल्फ। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब हम अपने बारे में सोचते हैं, व्हेन अ पर्सन इज अवेयर ऑफ हर सेल्फ और हिमसेल्फ, खुद के बारे में अवेयर होना, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन ही होते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन ओनली, सिर्फ ह्यूमन ही अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं कि अपना सोचते हैं, सिर्फ ह्यूमन। एनी एनिमल कैन नॉट थिंक ऑफ हर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ हिमसेल्फ। नेक्स्ट हम यहाँ पे एज अ कोमा पेशेंट के बारे में पूछा गया कि क्या कोमा पेशेंट सेल्फ कॉन्शियसनेस हो सकता है। तो देखो, कोमा पेशेंट जो है उसके पास ब्रेन नहीं होता है, वो ब्रेन की वजह से, मतलब उसके कोमा पेशेंट के अंदर क्या होता है, वो कॉन्शियसनेस हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियसनेस वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस हो सकता है क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं होता है, वो ब्रेन डेड होता है। और जिसके पास ब्रेन डेड नहीं है वो अपने बारे में कैसे सोचेगा, चाहे उसके ऊपर कुछ मर्जी गिर दो, ठीक है। उसके पास दिमाग नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है। कॉन्शियसनेस वो होता है, वो अवेयर होता है उसके आसपास हो क्या रहा है, बट वो अपने आसपास को, अपने आप को सेव करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया, ये जो है हमारा टॉपिक कवर हो गया। हमारा छोटा सा एक पार्ट रह गया है, अब नेक्स्ट वो लास्ट पार्ट हम अपना कवर कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन बोल रखी है, ठीक है, दो की इंपॉर्टेंट लाइन, और उस लाइन को प्रूव करने के लिए 4-5 स्टेटमेंट्स और दे रखी है। पहले हम इस लाइन को समझते हैं कि ऑल फिनोमिनाज आर अंडरलाइंग इंटरैक्शन, की हर फिनोमिना जो है वो इंटरैक्शन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइजन एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। तो क्या बोल रहे हैं कि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ये एक सेल होता है, ये एक सेल है। टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल हम मिला दे तब एक टिश्यू बन जाता है, ये है एक सेल। तो देखो टिश्यू यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल से बना है, सेल एक सेल है। तो ये कह रहे हैं कि एक सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो हमें टिश्यू में नहीं दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि इतने सारे जब हो रहा है तो वो एक टिश्यू है, एक टिश्यू के अंदर इतने सारे सेल है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं दिखेंगी। और टिश्यू किससे बना है? टिश्यू बना है इंटरैक्शन से, टिश्यू बना है इंटरैक्शन से। किसकी इंटरैक्शन से? जो टिश्यू किससे बना है? सेल जो इतने सारे इंटरैक्ट हो रहे हैं उनसे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली। एक सेलुलर ऑर्गेन की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेली में नहीं मिलेगी, क्योंकि सेल क्या है? एक स्मॉल यूनिट, मॉलिक्यूल इज अ बिग टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इंटरैक्शन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि एक ये सेल है, ये सेल बहुत सारे सेल के साथ इंटरैक्ट हुआ और इसने एक इमर्जेंट टिश्यू बना दिया, तो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी निकल आता है। और हर कोई ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमंस सेल्फ रेप्लिकेंट होते हैं, इवॉल्विंग होती हैं और सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये होते हैं ह्यूमंस के बारे में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सम जेनेटिक मटेरियल बट टू वेराइंग डिग्री। लास्ट हमारी एक लाइन है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेम जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहा है, यानी कि डीएनए, हर के पास डीएनए है, पर हर उसकी डिग्री जो है वो वेराइंग है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो इंटरेक्शन के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ गया हो। ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में आई होप हम आपको नेक्स्ट डाइवर्टीज, बायोडाइवर्सिटीज, इन सब की चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट इट डाउन।